आजा। ओके, सो अब आज फिर से दूसरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि सिनुएट्रियल नोड ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एवी नोडल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं बचा कुचा थर्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, एंड दैट इज व्हाट इज बंडल ब्रांच का ब्लॉक, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। बंडल ब्रांच ब्लॉक, तभी इसको ट्रिपल बी बोलते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक, टी टी वी वी बी, ठीक है। तो अभी हमने जब बंडल ब्रांचेस को जूम इन करके देखा था, हमने देखा था देयर इज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है। सो अब मैं तुम्हारे को सिर्फ एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में तुम्हारे पास दो चीजें हैं, दैट इज राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है। तो यही दो टाइप के ब्लॉक होंगे, एक होगा तुम्हारा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक होगा तुम्हारा लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें तो कोई चीज ही इजी है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, इसमें तो कोई हमारे को टेंशन ही नहीं होता, ठीक है। अब एक चीज तुम्हारे को ध्यान रखना है, बंडल ब्रांच ब्लॉक विल अफेक्ट विच वेव ऑफ द ईसीजी। अगर मैं बोलूं सपोज ये मेरा सारा सिस्टम है, ठीक है, कौन सी वेव ऑफ ईसीजी को बंडल ब्रांच ब्लॉक इफेक्ट करेगा? Bundle branch block will most commonly affect which wave of the ECG? The answer is QRS and T waves, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल से लिंक्ड है। बंडल ब्रांचेस आर डीपोलराइजिंग एंड रीपोलराइजिंग वेंट्रिकल्स, एट्रिया से उसका कोई लिंक नहीं है, दैट इज अ पी वेव एंड द पीआरएस सेगमेंट विल रिमेन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द चेंज विच विल अकर इन क्यूआरएस एंड टी, क्योंकि बंडल ब्रांचेस आर सप्लाइंग द वेंट्रिकल नॉट द एट्रिया। सो जब भी हम बंडल ब्रांच ब्लॉक्स पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली दे विल ऑल्टर द क्यू वेव, सर क्यूआरएस एंड टी वेव, एंड दैट इज वाई अगर किसी पेशेंट को बंडल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं, सो हमारे को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है टू डिफरेंशिएट, to actually correctly diagnose MI and to correctly diagnose hypertrophy। क्योंकि अगर तुमने इन दोनों की वीडियोस देखी और तुम्हें पता है एमआई के चेंजेस भी क्यूआरएस एंड टी वेव्स को इफेक्ट करते हैं, एसटी सेगमेंट, टी वेव, ठीक है, वो सब चेंजेस इफेक्ट करते हैं। हाइपरट्रोफी के चेंजेस भी क्यूआरएस एंड टी वेव को इफेक्ट करते हैं। तो और मैं तुम्हें अगर बताऊं व्हाट इज द कॉमन कॉजेज ऑफ बंडल ब्रांच ब्लॉक, मतलब अगर तुम्हें देखा हमारे पास दो तरीके के बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। अगर तुम कॉज भी देखोगे ना, द देख आइडियली अगर तुमसे पूछे इन दोनों में से कौन सी एक नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नॉर्मल फाइंडिंग हो सकती है, लेफ्ट आंसर इज राइट, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कैन बी अ नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है, बट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का नेवर नेवर एवर बी अ नॉर्मल फाइंडिंग। कभी भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर तुम्हें किसी भी ईसीजी में देखने को मिलता है, वो कभी भी नॉर्मल फाइंडिंग नहीं हो सकती, ठीक है। एंड तुमसे अगर पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, वेरी सिंपल, द आंसर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इज द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज एमआई, दोनों एमआई, राइट हार्ट का एमआई, लेफ्ट हार्ट का एमआई, एंड दैट इज वाई, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ही हाइपरट्रोफी और एमआई है, दैट इज वाई। और हमें अभी मैंने बोला कि एमआई और हाइपरट्रोफी में भी क्यूआरएस एंड टी वेव इन्वॉल्व होती है, उनके चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको करेक्टली डायग्नोस करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तुम अगर ईसीजी चेंजेस में अगर तुम कोई भी ईसीजी और बंडल ब्रांच ब्लॉक देखोगे, तुम्हें उसमें हाइपरट्रोफी की चेंजेस भी दिखेंगे, क्योंकि लॉजिकली बंडल ब्रांच ब्लॉक को कॉज करने का मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरट्रोफी और एमआई है, ठीक है। तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है डायग्नोस करना, हाइपरट्रोफी और एमआई को करेक्टली डायग्नोस करना, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे। ये तो एक बात हो गई। अब मैं तुम्हें एक एमसीक्यू स्टेटमेंट बताता हूँ, ये तो सब बच्चे को ही पता है। मैं एक एमसीक्यू स्टेटमेंट, कैन यू टेल मी अ वेरी स्पेसिफिक कॉज ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और वेरी स्पेसिफिक कॉज ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक? ये तुम आगे अपने लेक्चर्स में खुद पढ़ोगे जब तुम सीबीएस पढ़ोगे। अब वेरी स्पेसिफिक कॉज ऑफ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तुम पढ़ोगे कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स में, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ASD is a very common cause of right bundle branch block. Similarly, left bundle branch block का एक बहुत important cause is hypertrophic obstructive cardiomyopathy. This is the factual statement अगर तुम मान लो, ठीक है, but a very important statement, MCQ statement है दोनों findings. Atrial septal defect is a very important cause of right bundle branch block, and hypertrophic obstructive cardiomyopathy is a type of cardiomyopathy which is a very common cause of left bundle branch block. ठीक है, तो इतना कभी मत भूलना, these are all about causes, ठीक है। अब हम डायरेक्टली ईसीजी चेंजेस पे आते हैं, ठीक है। अब ईसीजी चेंजेस बहुत सिंपल है, वेरी इजी ईसीजी चेंजेस, कोई डरने की बात नहीं है। मेरे सिर्फ एक रूल है, कुछ नहीं है। बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की जब भी तुम बात करते हो तो उसका मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की ये वाला एरिया ब्लॉक्ड है, अगर ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो देर विल बी बड़ी मुश्किल से राइट साइडेड ऑफ राइट वेंट्रिकल की कंडक्शन, राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि राइट साइड की जो कंडक्शन है वो तो ब्लॉक हो गई। लेकिन लेफ्ट साइड का कंडक्शन हो पाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की कंडक्शन तो नॉर्मल है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी लेफ्ट साइड की टू डीपोलराइज द राइट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड हैज टू नाउ डीपोलराइज द राइट साइड बिकॉज राइट बंडल ब्रांच इज ब्लॉक। तो लेफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डीपोलराइज द राइट। सिमिलरली अगर तुम लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करो, इसका मतलब क्या है? अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच इज ब्लॉक,
तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डीपोलराइज द लेफ्ट? अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो किस साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि लेफ्ट साइड को डीपोलराइज करना? राइट साइड। तो राइट साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वेक्टर ऐसे चेंज होगा। तो अगर तुम्हें वेक्टर की डायरेक्शन पता है, तुम्हें सब कुछ पता है अबाउट ब्लॉक्स, कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है, ऑल्दो मैं निमोनिक बताऊंगा एंड में, ठीक है, निमोनिक की जरूरत ही नहीं है। सो अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो राइट साइड पे तो कंडक्शन नहीं हो पाएगी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी? लेफ्ट साइड की, तो वेक्टर ऐसे पॉइंट होगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक्ड है तो राइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डीपोलराइज, तो वेक्टर ऐसे चेंज होगा। दिस इज दी टू वेक्टर। डीपोलराइजेशन का वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर होता है, डीपोलराइजेशन का वेक्टर पॉजिटिव वेक्टर होता है, ऐसे जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो वेरी सिंपल। अब मुझे तुम बताओ यहाँ पे कौन सी प्रीकॉर्डियल लीड प्रेजेंट होती है बेटा? इस साइड पे ये यहाँ पे कौन सी प्रीकॉर्डियल लीड प्रेजेंट होती है? मैं कौन सी बनाऊं? मोस्ट सबसे अच्छी प्रीकॉर्डियल लीड कौन सी होती है यहाँ पे? V1 एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। V2 भी थोड़ा लेके चलो, थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा। V1 मोस्ट कॉमन लीड यहाँ पे प्रेजेंट होगी V1 एज कम्पेयर टू V2। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कौन सी प्रीकॉर्डियल लीड प्रेजेंट होती है? V5 यहाँ पे V6। कौन? शाबाश, ठीक है। V5 V6 इज द मोस्ट कॉमन प्रीकॉर्डियल लीड जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे कोई वो स्टैंडर्ड लीड भी प्रेजेंट है, वो बता दो। कोई लेटरल स्टैंडर्ड लीड कौन सी होती है? वाह शाबाश, ठीक है। 1 एंड AVL आर दी सेकंड लेटरल स्टैंडर्ड लीड जहां प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमने पढ़ाई था MI की चेंजेस में भी ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो दैट मींस ये पॉजिटिव वेक्टर है, और मैंने हमें हमेशा बताया ये सारे जो भी ये इलेक्ट्रोड है ये भी पॉजिटिव होते हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो ऊपर डिफ्लेक्शन आती है कि नीचे डिफ्लेक्शन आती है बेटा? जल्दी बताओ। ऊपर डिफ्लेक्शन, ठीक है, अपर डिफ्लेक्शन। वेरी सिंपल। तो अगर तुम यहाँ पे V1 V2 में चेंजेस देखोगे, फर्स्ट बनाता हूँ, लेट्स सी द चेंजेस इन V1 V2। V1 V2 में क्या चेंज होगा? पहले राइट साइड डीपोलराइज, पहले कौन सा? लेफ्ट साइड डीपोलराइज होगा, फिर राइट साइड डीपोलराइज होगा, है ना? यही होगा ना? तो दो दो आएगी, दो पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आएगी, ठीक है। ये लेफ्ट साइड की डीपोलराइजेशन का है और ये राइट साइड का डीपोलराइजेशन का है। अब अगर सेम चीज तुम ये सेम चीज कहां देखोगे? V5 V6 1 एंड AVL, ये सेम चीज, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड डीपोलराइज होगा और फिर राइट साइड डीपोलराइज होगा, सॉरी, पहले राइट साइड डीपोलराइज होगा फिर लेफ्ट साइड डीपोलराइज, क्योंकि ये वेक्टर कहां से जा रहा है? लेफ्ट ब्रांच ब्लॉक है। पहले राइट साइड डीपोलराइज होगा और फिर लेफ्ट साइड डीपोलराइज होगा। क्या तुम्हें दिख रहा है? इसमें कुछ शंका है? इसमें कुछ दिक्कत है? हेलो, नो। बाकी लोग, बाकी तीन को कोई दिक्कत शंका है ना? अब मैंने तुम्हें शुरू में एक नेमिंग सिस्टम पढ़ाया था। द फर्स्ट पॉजिटिव वेव इज नोन एज, पहली पॉजिटिव वेव को क्या बोलेंगे QRS कॉम्प्लेक्स में? अगर फर्स्ट पॉजिटिव वेव इज बार, आफ्टर R वेव द नेगेटिव वेव इज नोन एज, आफ्टर R वेव S वेव, और अगर फिर से ऊपर आ गए तो उसको क्या बोलते हैं? R डैश। ये मैंने बताया था उस टाइम, है ना? तो दिस RS R डैश कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन बाय द नेम रैबिट ईयर डिफॉर्मिटी। इसको बोलते हैं रैबिट ईयर अपीयरेंस, आल्सो नोन बाय द नेम M पैटर्न। सिमिलरली सेम चीज यहाँ, ये भी वही चीज है, रैबिट ईयर डिफॉर्मिटी M पैटर्न। तो दैट मींस अगर कोई तुमसे बेवकूफ आके बोले कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में M पैटर्न नहीं देखने को मिलता है, या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में M पैटर्न देखने को मिलता है, बेवकूफी है वो। दोनों में देखने को मिलेगा M पैटर्न, बट लीड्स डिफरेंट होंगी। लेफ्ट राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में किस में देखने को मिलता है? V1 V2। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में किस में देखने को मिलता है? V5 V6 1 AVL। तो भाई उल्टा मत लिख के आना, ठीक है? ठीक है, यस सर। हाँ। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं V1 V2 में हमें फिर क्या देखने को मिलेगा? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 V2 में देखने को मिलेगा डीप S वेव्स। S वेव्स डीप होती है यहाँ पे, डीप S वेव्स, डीप S वेव्स लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। क्यों? S वेव्स का मतलब क्या है? TQRS, S जो होती है वो डीप होती है यहाँ पे, डीप S वेव्स। सिमिलरली राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V5 V6 में भी डीप S वेव्स होगी। जो बचा कुछ पॉइंट है वो डीप S वेव्स के लिए, S वेव्स, S वेव्स, ठीक है। लेकिन कोई S वेव से इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। हमें सिर्फ देखना होता है M पैटर्न कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आखिरी एक चीज, एक इसका बहुत फेमस निमोनिक है, ये जो सब लोग यूज करते रहते हैं, तो मेरे इसका जरूरत नहीं है अगर तुम्हें लॉजिक पता है तो, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैरो एंड विलियम, इसका निमोनिक है मैरो एंड विलियम। बहुत फेमस निमोनिक है, कुछ नहीं है। क्या कहता है मैरो? वो कहता है M स्टैंड फॉर, अगर मैं बोलूं नंबर करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, सिर्फ 1 और 6 को याद रखो। 1 और 6 को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि V1 है, ये V6 है, तो मैं बोल रहा हूं। और ये RR स्टैंड फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज,
ये LL स्टैंड्स फॉर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, फिर से 1 और ये फिर से 6, V1 V6। तो ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा। हमने अभी क्या पढ़ा बेटा? एम पैटर्न कहाँ देखने को मिल रहा है? एम पैटर्न किस लीड में देखने को मिल रहा है? कौन सी लीड में देखने को मिल रहा है? एम पैटर्न कौन सी लीड में देखने को मिल रहा है? राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक V1 V2 V1 V2 है ना। तो ये भी यही कह रहा है कि V1 में आपको एम पैटर्न देखने को मिलेगा। और मैंने किस में बोला? एस वेव्स कहाँ, डीप एस वेव्स कहाँ देखने को मिल रही है? कौन से में? दोनों अरे एस वेव कौन, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में डीप एस वेव्स कहाँ देखने को मिलती है? कौन सी लीड में? V1 V2 V5 V6। एस वेव का मतलब ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है, एस वेव। तो ये बोल रहा है V6 में उल्टा एम पैटर्न W, ऐसा उल्टा एम पैटर्न, ठीक है। उल्टा एम मतलब W पैटर्न विच इंडिकेट्स डीप एस वेव्स, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये सेम चीज अब उल्टा कर दो विलियम। अब मैंने बोला एम पैटर्न लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में कहाँ देखने को मिलता है? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में एम पैटर्न कहाँ देखने को मिलता है? कौन सी लीड में? V5 V6 है ना। तो अगर तुम देखो V5 V6 में हमारा एम पैटर्न देखने को मिलता है। और डीप एस वेव्स कौन सी लीड में देखने को मिलती है? W पैटर्न। डीप एस वेव्स कौन सी लीड में देखने को मिलती है? V1 V2 ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज बता रहा है कि V1 V2 में W पैटर्न ऑल्सो नोन बाय द नेम डीप एस वेव देखने को मिलती है। तो ये बहुत फेमस निमोनिक है, मैरो एंड विलियम, ठीक है। मतलब बहुत ये एक्चुअली स्टैंडर्ड ECV बुक्स में भी लिखा हुआ है मैरो विलियम निमोनिक, तो जस्ट फॉर द सेक, बट इसमें कुछ निमोनिक की जरूरत नहीं है, जस्ट इट इज अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थिंग, ठीक है। नो नीड फॉर निमोनिक, बट ऑब्वियसली अब एग्जाम के टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा तो मैरो एंड विलियम तो याद रखना, जस्ट टू बी 100% श्योर दैट यू आर मार्किंग करेक्टली, ठीक है। एक और आखिरी चीज, रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज। रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज हमने हाइपरट्रोफी में भी पढ़ी थी। रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज उन लीड्स, व्हाट इज रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है? अगर हाइपरट्रोफी से किसी को याद हो, मैंने बताया था व्हाट इज रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटी। सेकेंडरी रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज क्या होती है? क्या होती है रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज? ये पी वेव है, ये QRS है, उसमें क्या बोलते हैं? ST सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है, एंड टी वेव इन्वर्जन। कैसा इन्वर्जन? पहले ग्रेजुअल होगा और फिर सडनली हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज। ST सेगमेंट डिप्रेशन, फिर ग्रेजुअल टी वेव इन्वर्जन एंड सडन टी वेव ऊपर जाएगी। तो प्लीज ध्यान रखना, रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज उसी लीड में देखी जाएगी जिसपे मेजर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन वेक्टर पॉइंट करता है। तो अब मेरे को बताओ, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज किस लीड में देखी जाएगी? किस तारीख पे वेक्टर पॉइंट कर रहा है? किस लीड पे वेक्टर पॉइंट करता है? V1 V2 ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब रीपोलराइजेशन अबनॉर्मलिटीज विल बी सीन इन V1 V2। सिमिलरली अब तुम मुझे बताओ, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में किस तरीके पे पॉइंट कर रहा है मेरा वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का वेक्टर? V5 V6 तो बस, तो यहाँ पे V5 V6 में देखी जाएगी। सिंपल, वेरी इजी, खत्म, गेम ओवर। So this was the major, the repolation anomalies is something which is a finding. It is not used to tell कि हाँ भैया इस पेशेंट को लेफ्ट बंडल ब्रांच या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, क्योंकि repolation anomaly सब में देखी जाती है, हाइपरट्रोफी में भी देखी जाती है। तो this is not something which is common. The only thing which is common for bundle branch blocks is the Marrow and William वाला thing. बाकी it is not common. ठीक है। ओके, क्लियर? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? Yes sir सर एक बार डीप एस वेव्स आप फिर से बता दो कौन सी लीड में थी किसी डीप एस वेव बिल्कुल ऑपोजिट लीड में होती है बच्चा। डीप एस वेव का मतलब है जो एम पार्ट W पैटर्न को बोलते हैं डीप एस वेव। W पैटर्न मतलब ऐसे बन जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब ये P वेव है, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और उसके बाद T वेव है। ये W पैटर्न को बोलते हैं डीप एस वेव। एस फर्स्ट नेगेटिव वेव इज नोन एज, फर्स्ट नेगेटिव वेव इज नोन एज एस वेव, राइट। सो एस वेव जो है बिल्कुल ऑपोजिट लीड में देखी जाती है। सो अगर हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन वेक्टर जो है वो V1 V2 है, मेन वेक्टर जो है हमारा V1 V2 है, मतलब मेन वेक्टर कह रहा हूँ, हमारा मेन वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स V1 V2। तो यहाँ पे V5 V6 जो हो जाएगा वो उसके, देख अब तुम, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था अगर पॉजिटिव के टुवर्ड्स मूव करता है तो पॉजिटिव वेव बनती है। अगर तुम V5 V6 को कंसिडर करो, V5 V6 इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब मुझे तुम बताओ इस टाइम पे ये चीज, ये मेरा जो मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलेशन का वेक्टर है, द पॉजिटिव वेक्टर इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव? अगर मैं V5 V6 को कंसिडर करूं, away अवे, तो इसके मतलब नेगेटिव वेव प्रोड्यूस होंगी, तभी इसको बोलते हैं डीप एस वेव, और कुछ नहीं। सेम चीज है, ये उल्टा बन जाएगा। V5 V6 में उल्टा पैटर्न आएगा और कुछ नहीं, ये इसलिए इसको बोलते हैं उल्टा पैटर्न, ये बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर इट इज मूविंग अवे
तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन आती है ना, तो दैट इज व्हाट इज नोन बाय द नेम डीप एस वेव्स, एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। यही मैरो ने बताया, एम पैटर्न, विलियम एंड मैरो भी यही चीज कहते हैं, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न। अब क्लियर हुआ संस्कृति? हाँ जी सर। और किसी को कोई दिक्कत? हेलो हेलो। No, sir. अब आते हैं छोटा सा एक बात, हेमी ब्लॉक्स। अब ये क्या भला है? अभी हमने अच्छे खासे सारे ब्लॉक पढ़ लिए थे, अब नया नया सिरदर्दी आ गई हमारा। व्हाट इज हेमी ब्लॉक? कुछ नहीं है। हेमी ब्लॉक का मतलब है, अब हेमी ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? सपोज मैं बोलूं ये मेरा राइट बंडल ब्रांच है, ये मेरी लेफ्ट बंडल ब्रांच है, इनमें से मैंने किसका डिवीजन फर्दर बताया था? किसका डिवीजन मैंने बताया था कि लेफ्ट किसको Left. और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? किसका? Left. लेफ्ट। मैंने बोला था लेफ्ट बंडल ब्रांच को सेप्टल fascicle, लेफ्ट एंटीरियर fascicle एंड लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle में डिवाइड किया जा सकता है। ये तो बहुत यही बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. है ना? तो अब मैंने बोला हेमी ब्लॉक, हेमी ब्लॉक मतलब इन ये जो fascicles है इसका ब्लॉक, ठीक है? सो इसलिए इसको बोलते हैं हेमी ब्लॉक्स। तो मतलब हेमी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बंडल ब्रांच में पॉसिबल है, राइट बंडल ब्रांच में हो ही नहीं सकते, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच में और fascicles होते ही नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम हेमी ब्लॉक्स की बात करते हैं हम हमेशा लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की बात करते हैं, और उसमें भी हम सिर्फ दो ही चीज की बात करते हैं, लेफ्ट एंटीरियर fascicle का ब्लॉक या फिर लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle का ब्लॉक। हम लोग सेप्टल fascicle के ब्लॉक की बात ही नहीं करते हैं। या तो ये चीज ब्लॉक हो सकती है या तो ये चीज ब्लॉक हो सकती है। देयर इज नथिंग नोन एज सेप्टल ब्लॉक, ठीक है? और ये भी बहुत इजी है, मतलब एक वर्ड की लाइन है, मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। पहली बात तो तुमसे पूछे कोई फिर से सेम क्वेश्चन, लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक एंड पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक में कौन सा नॉर्मल हार्ट में देखा जा सकता है? द आंसर इज लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लेफ्ट एंटीरियर fascicle इज अ मच थिनर सेगमेंट एंड अ लॉन्गर सेगमेंट। तो ये नॉर्मल हार्ट में भी हो सकता है कि नॉर्मली भी, क्योंकि पतला सा सेगमेंट है, अपने आप भी डैमेज हो सकता है, ठीक है? बट इट इज नॉर्मल एंड बिनाइन फाइंडिंग, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक इज ऑलवेज 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 अ डिजीज्ड हार्ट वाले स्टेट है, वो नॉर्मल में कभी जिंदगी में नहीं देखा जा सकता। एंड fascicle हेमी ब्लॉक्स आर वेरी सिंपल, वेरी कुछ नहीं है। अगर तुम लॉजिकली देखो, तुम देखो बेटा इधर देखो, एक बहुत सिंपल चीज मेरे को तुम बताओ, अगर मेरा सपोज मैं बोल रहा हूँ पहला केस लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक है, इसका मतलब क्या है? ऐसी चीज जा रही है, अगर मेरे लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक है मतलब ये चीज ब्लॉक है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अब एंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट को डीपोलराइज करने की? कौन करेगा बेटा? हाँ, लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle। तो मेरा मेजर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन वेक्टर ऐसे जाएगा, ऐसे। सिमिलरली अगर तुम देखो, फिर से मैं सेम चीज बनाता हूँ, अगर मेरा लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक्ड है, लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक्ड है, तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डीपोलराइज दी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हार्ट? एंटीरियर। तो मेरा मेरा मेजर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन का वेक्टर ऐसे जाएगा। अगर अब तुम वेक्टर का बनाओ अच्छी तरीके से, वो बनाओ, वो हम जो बनाते हैं हमेशा अपना वो बक्सा ऐसे करके, कैन यू टेल मी ये किस तरफ पे पॉइंट कर रहा है? कौन सी डेविएशन, एक्सिस डेविएशन होगी? कौन सी एक्सिस डेविएशन हो रही है? यहाँ पे तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो रही है। तुम्हें याद है अगर मैंने बक्सा बनाया था कि ये नॉर्मल होता है, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होती है, राइट एक्सिस डेविएशन होती है, ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन होती है, राइट? तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे कौन सी डेविएशन है? लेफ्ट एक्सिस। यहाँ पे कौन सी डेविएशन है? इस तरफ पे कौन सी डेविएशन है भाई? राइट एक्सिस डेविएशन। वेरी सिंपल, खत्म। तो ओनली फाइंडिंग इज दिस, बस, और कोई फाइंडिंग नहीं होती है। लेफ्ट एंटीरियर fascicle, लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक में और कुछ नहीं है। द ओनली फाइंडिंग इज एक्सिस डेविएशन। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसका? कहता है एक्सिस डेविएशन होगी जिसमें तुम्हारा QRS भी नॉर्मल रहेगा, देयर विल बी नो abnormality इन द QRS, ST सेगमेंट भी नॉर्मल रहेगा, T वेव भी नॉर्मल रहेगा, सब कुछ नॉर्मल। The only abnormal finding is axis deviation and this is the diagnostic criteria for anterior and posterior fascicular block. खत्म। और कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलती, दिस इज द फाइंडिंग, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट हेमी ब्लॉक, बस, और कुछ नहीं है। बच्चों वाली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आया, समझ आया? अब एक आखिरी टर्म बस, इज व्हाट यू कॉल एज बायफैसिकुलर ब्लॉक। अब ये क्या नहीं बड़ी है भला है? व्हाट डू यू मीन बाय? बाय का मतलब कितना नंबर? कितना नंबर? बाय मतलब कितना? 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 fascicles ब्लॉक्ड हैं। 2 fascicle ब्लॉक का मतलब है एक fascicle तो राइट बंडल ब्रांच है ही, तो मतलब इस पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच है ही,
ब्लॉक तो है ही, विद दूसरा fascicle कैन बी आइदर लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक और दूसरा fascicle कैन बी लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक। बस इस फाइंडिंग को बोलते हैं बायफैसिकुलर ब्लॉक। मतलब उस पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के चेंजेस तो होंगे, दैट मींस मैरो तो होगा ही होगा, विद रिपोलराइजेशन चेंजेस तो होंगे। अगर इस पेशेंट के अंदर लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक होगा तो कौन सा एक्सिस डेविएशन होगा बेटा? लेफ्ट एंटीरियर fascicle ब्लॉक में कौन सा एक्सिस डेविएशन होगा इस पेशेंट में? लेफ्ट लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। एंड लेफ्ट पोस्टीरियर fascicle ब्लॉक में इसके अंदर कौन सा डेविएशन होगा? राइट। बस बहुत बढ़िया। बस तो एनी पेशेंट विद राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर तुम्हें मैरो भी दिख रहा है, रिपोलराइजेशन भी दिख रही है, लेकिन एंड में तुम देख रहे हो अरे इसको तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ये तो बड़ा अब नॉर्मल है। हमने पढ़ा था कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मोस्ट कॉमन कॉज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, तो आइडियली तुम्हारा राइट एक्सिस डेविएशन आना चाहिए, इसको तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है। द पेशेंट हैज अ बायफैसिकुलर ब्लॉक। ये बहुत हाई लेवल का ईसीजी है। बायफैसिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना कोई आसान बात नहीं होती है, ठीक है। मतलब सोचना भी उसको कि इस पेशेंट को बायफैसिकुलर ब्लॉक है, तो पहले सारी लीड्स को ढंग से एग्जामिन करना पड़ेगा और फिर डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, सारे क्राइटेरिया को रूल आउट करना होगा कि हाँ भैया इस पेशेंट को कोई एविडेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी नहीं है, ठीक है, किसी इस पेशेंट को एमआई नहीं है, एंड फाइनली तब तुम बायफैसिकुलर ब्लॉक का डायग्नोसिस बनाते हो। ये एम्स में पल्स हुआ था, उसमें क्वेश्चन था बायफैसिकुलर ब्लॉक का, ठीक है, जिसमें राइट बंडल ब्रांच फिर लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल ब्लॉक था। पल्स में हमारा क्विज का क्वेश्चन था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, ठीक है। बंद कर दे दिया। दिस